हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी के बारे में जो कि है इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि बहुत बड़ी कैटेगरी नहीं है, बट स्पेशली आफ्टर लास्ट ईयर टैक्सेशन रूल चेंज, ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो कैटेगरी है इम्पॉर्टेंट हो गई है, मेरे को ऐसा लगता है। और इन्फ्लोज भी बढ़ गए हैं, हाइब्रिड कैटेगरी है, तो इसके बारे में समझेंगे कि है क्या एग्जैक्टली ये कैटेगरी, करती क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। स्पेशली लाइक आई सेड कि डेट टैक्सेशन जब से चेंज हुआ है, FY23 से जो हमारा डेट टैक्सेशन चेंज हुआ है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एज अ हाइब्रिड कैटेगरी। तो इसीलिए उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। और 4 फंड्स जो कि सबसे बड़े इसमें कैटेगरी में फंड्स हैं, ICICI का इक्विटी सेविंग्स फंड्स, कोटक का इक्विटी सेविंग्स फंड्स, SBI का और HDFC का, जो कि मेरे को लगता है कि एक अच्छे फंड्स भी हैं चारों। तो इन चारों का कंपैरिजन भी करेंगे। अच्छा, इस कैटेगरी में चारों फंड्स काफ़ी डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझेगा कि कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिफरेंट क्यों हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अपन यहाँ करेंगे। तो एग्जैक्टली ये कैटेगरी है क्या, बाय सेबीज रूल अगर हम बात करें, जो ये कैटेगरी जब इंट्रोड्यूस हुई थी 2017 में, तो सेबी ने सिंपल ये बोला था, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी नाम दिया था, उन्होंने बोला था कि भाई 65% इक्विटी या इक्विटी जैसे एलोकेशन रखना। इक्विटी जैसे का मतलब क्या होता है, जैसे डेरिवेटिव्स, तो आर्बिट्राज जो बोला जाता है, आर्बिट्राज प्लस एक्चुअल इक्विटी एलोकेशन। आर्बिट्राज क्या होता है, तो वैसे मैंने तो आर्बिट्राज फंड्स पे एक वीडियो बनाया, उसमें ज़्यादा समझाया हुआ है। तो बेसिकली एक रिस्क फ्री इक्विटी इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी होती है क्या? हाँ। तो बेसिकली क्या होता है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फ्यूचर्स मार्केट में होती है या फिर अलग अलग जगह पे होती है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल अगर दिया जाए, सपोज एक रिलायंस का स्टॉक है जो आज 2500 का है सपोज अभी, और एक फ्यूचर मार्केट में, ठीक है, वो 2502 का अवेलेबल है। तो एक बड़ा जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है वो कर सकता है कि आज 2500 में खरीदा और फ्यूचर में उसको 2502 का बेच दिया, तो उसने एक रिस्क फ्री ₹2 का प्रॉफिट कमाया। तो इसको बोला जाता है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। इस तरह की अपॉर्चुनिटी मार्केट्स में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। तो अब टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से ये इक्विटी एलोकेशन माना जाता है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली तो भाई रिलायंस का स्टॉक खरीदा हुआ है। वो बात अलग है आपने एक जगह बेचा, एक जगह खरीदा है, बट है तो आपका इक्विटी में ही एलोकेशन ना। वो बात अलग है इसमें रिस्क नहीं है, बट है तो इक्विटी में एलोकेशन। तो ये एक रिस्क फ्री इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देते। वो टिपिकली एक लिक्विड फंड, डेट फंड जितना ही रिटर्न होता है। और जैसा मैंने बोला, आर्बिट्राज फंड्स का एक वीडियो भी सब्सक्राइब उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या होता है। तो वो अब इक्विटी की तरह माना जाता है, बट होता है वो रिटर्न डेट की तरह देता है, लिक्विड फंड की तरह रिटर्न देता है। तो अब वो तो इसमें बेसिकली वो जो 65% करना है वो इस तरह की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी और एक्चुअल स्टॉक्स की, एक्चुअल में रिलायंस स्टॉक खरीदा, तो उन दोनों का मिक्स भी करा जा सकता है। तो इस कैटेगरी में वो बेसिकली वो मिक्स करके 65% तक ले जाते हैं। 65% लेके गए मतलब कि आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिलेगा। इक्विटी का टैक्सेशन मतलब कि लेस देन 1 ईयर से कैपिटल गेन है तो 15%, 1 साल से ज़्यादा है तो 10%। तो इसलिए थोड़ा एडवांटेजियस पोजीशन में ये एक हाइब्रिड कैटेगरी है जिसमें प्योर इक्विटी एलोकेशन कम होता है। 65% तो से ज़्यादा एलोकेशन जो है एग्रेसिव हाइब्रिड में भी होता है, लेकिन वहाँ प्योर इक्विटी, वहाँ पर आर्बिट्राज अलाउड ही नहीं है एग्रेसिव हाइब्रिड में, ठीक है। बट कंजर्वेटिव हाइब्रिड में भी आर्बिट्राज अलाउड नहीं है। तो इस कैटेगरी में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज अलाउड है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में 15 से 20% ही इक्विटी एलोकेशन अलाउड है और उसमें आर्बिट्राज अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज में आर्बिट्राज फंड की है वहाँ पर वो अलाउड नहीं है। तो इसलिए प्योर 15 से 20% का इक्विटी एलोकेशन ही ले सकते हैं, और इसकी वजह से उसका टैक्सेशन डेट की तरह होता है। तो सीधा आपके टैक्स जो भी आपके एलोकेशन है। और एग्रेसिव हाइब्रिड्स आपको आर्बिट्राज अलाउड नहीं, 65% आपको प्योर इक्विटी खरीदना ही है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आप, तो इस तरह से ये डिफरेंस है। और इक्विटी में, इक्विटी सेविंग्स में आर्बिट्राज एसेट्स अलाउड हैं, और मिनिमम इसको डेट 10% डेट में भी रखना है इनको। 65% मिनिमम इक्विटी में और 10% डेट में, ये बाय लॉ उनको कंपलसरी रखना है। बाकी 25% बाकी 25% उनका अप टू देम है, मतलब ऑप्शन है आपको कहाँ रखना है। तो इस तरह से ये इक्विटी सेविंग स्कीम बनाई गई है, एक हाइब्रिड स्कीम है, ठीक है। तो इसमें जो हम बात कर, अब और आपको समझेगा ये कैटेगरी क्या क्या है। जैसे जैसे हम कंपैरिजन करेंगे फंड्स का, तो इनके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे। और ये सारा डेटा जो है हमारे फंडोमीटर से लिया गया, ठीक है। कुछ कुछ जो नहीं लिया गया वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फंडोमीटर पे इस तरह का डेटा सिर्फ फंडोमीटर पे ही अवेलेबल है। आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यार इतना कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब ये 4 फंड्स हम बात करते हैं। तो ये 4 फंड्स
इसमें से ये दो फंड्स तो 2014 के हैं, एक ICICI कोटक, SBI 2015 का है और HDFC 2004 का है। सबसे पुराना जो फंड है इस कैटेगरी में 2004 का HDFC का है। ठीक ठाक फंड हाउसेस हैं, मतलब बड़े फंड्स हैं ये। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का फंड है ICICI का, कोटक का 4,800 का है, 4,500 का, 4,000 करोड़ का। डिसेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका है। एक्सपेंस रेशियो की जहाँ तक बात की जाए तो ICICI का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, उसका रीज़न भी बताएंगे क्यों कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो HDFC का है 1.95, डायरेक्ट में 1.01, SBI जो है वो डिसेंट है 1.2। तो ये एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो मेरे को लगता है कि हाइब्रिड के हिसाब से। और 1.85 थोड़ा सा अगेन थोड़ा हायर साइड पे है, बट डायरेक्ट का यहाँ पर अच्छा है 0.73। रिटर्न सिंस इंसेप्शन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अलग अलग इंसेप्शन डेट्स है। फंड मैनेजर जो है वो सबके अगर आप देखेंगे तो डिसेंट टाइम हुआ है। कोई भी ऐसा फंड मतलब कोई ऐसा टीम नहीं है जो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ICICI में देखेंगे तो मनीष जी हैं जो मेजरली इक्विटी देखते हैं, वो 2014 से हैं, राइट। यहाँ पर हितेन जी हैं वो 2019 से हैं। यहाँ पर मेरे को याद नहीं है, नीरज, आई थिंक नीरज इज इक्विटी तो 2015 से हैं। और अरुण अग्रवाल जी जो हैं वो 2020, अनिल बम्बोली जो हैं वो 2013 से। तो मतलब एक डिसेंट अच्छी मतलब पुरानी फंड मैनेजमेंट टीम है चारों की, तो वहाँ पर कोई ऐसे कंप्लेन अपन नहीं कर सकते। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़े फंड्स नहीं है, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करना कि यहाँ इनके सबसे टॉप फंड मैनेजर्स होंगे वो भी गलत है, राइट। तो मोस्टली टिपिकली इस तरह के फंड कैटेगरीज, बिकॉज ये छोटी फंड कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ पर रेयरली कोई टॉप फंड मैनेजर फुल फोकस करके देखता है, बट ये भी अच्छी टीम है एज आई सेड। तो इस तरह से है। अब सबसे पहले करंट एसेट एलोकेशन क्या है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना। और ये डेटा फंडोमीटर से नहीं है फ्रैंकली, ये उनकी हमने सबकी फंड फैक्ट शीट से निकाला है, क्योंकि इस तरह का इसमें क्योंकि डेरिवेटिव्स का चक्कर पड़ता है तो वो हमें वो डेटा निकालना सिस्टम से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो ये हम डायरेक्टली जब हमने आप प्रेजेंट किया तो मैंने ये वाला डेटा सिर्फ आपको फंडोमीटर पे नहीं मिलेगा, बाकी सब फंडोमीटर पे। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, अब ICICI प्रू करंटली 18.5% ही प्योर इक्विटी में है, मतलब एक्चुअल जो उसका स्टॉक्स लिए हैं उन्होंने, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो 18.5% है 100 में से। 57% उन्होंने डेरिवेटिव्स जो मैंने बताया ना वो आर्बिट्राज, 57% उनके आर्बिट्राज है उनके पास। 16% का डेट है उनके पास, जो मिनिमम 10% चाहिए तो 16 है वो। 1.55% म्यूचुअल फंड, 3.8 REITs या इनविट्स लिया है, और 2.7% नेट करंट एसेट्स, बाकी सब एसेट्स हैं इनके पास, ठीक है। तो इस तरह से इनका एलोकेशन है। तो मेजर इनका एलोकेशन जो अगर आप देखेंगे तो वो डेरिवेटिव्स में है 57। तो इनके पास इक्विटी एलोकेशन एक्चुअली बहुत कम है। एक्चुअली अगर ये फंड देखें तो इट इज़ लाइक अ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। जो इसका रिस्क प्रोफाइल है ना, इसको एलोकेशन समझ के आपको ये समझना है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अलग अलग सबको। ये एक्चुअली कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की तरह है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में 15 से 20% का इक्विटी एलोकेशन होता है। तो इस फंड को अगर आप कंपेयर करेंगे ICICI प्रू के इक्विटी सेविंग्स फंड्स को, तो आप इसको कंजर्वेटिव हाइब्रिड के साथ करना। ये एक्चुअली इस कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहा। बाकी अगर हम देखेंगे तो देखो, बाकी 33% का इक्विटी एलोकेशन है इसमें, इसके पास 38% का प्योर इक्विटी एलोकेशन है, इसके पास 32%। दोनों मिला के सबने 65 से ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि डेरिवेटिव एज अ सेड वो भी इक्विटी माना जाता है टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से। लेकिन ये जो डेरिवेटिव है एक्चुअली, राइट, तो ये एक्चुअली जो डेरिवेटिव है ना, ये एक्चुअली एक तरह से डेट एलोकेशन ही है। ये लिक्विड फंड जितने ही रिटर्न देता है। मेरा आर्बिट्राज फंड पे एज आई सेड फिर से वीडियो देख लें, जरूर देखना वो समझने के लिए। तो ये रिटर्न इसके लिक्विड जैसे हैं, लेकिन ये माना इक्विटी जाता है फ्रॉम टैक्सेशन। तो इन दोनों को मिला के अगर 65 करना होता है इनको, इन दोनों को मिला के 65 है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से ये इक्विटी फंड है, तो उसको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है। तो इसलिए आपको ये बेनिफिट मिलता है इस कैटेगरी। अब अगर आप ICICI प्रू फंड में डालते हैं तो कंजर्वेटिव के ICICI प्रू के कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डालेंगे ना, तो आपका टैक्सेशन डेट की तरह होगा। और ICICI प्रू के इक्विटी सेविंग फंड में डालेंगे, जबकि इक्विटी एलोकेशन रिस्क प्रोफाइल सेम है, तो आपका टैक्सेशन इक्विटी की तरह होगा। तो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं, 20, 25, 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो और कंजर्वेटिव हाइब्रिड टाइप का फंड चाहिए, तो ये बहुत अच्छा फंड है, बिना दिखा मांग रहा है, राइट, क्योंकि आपको टैक्सेशन में बेनिफिट बहुत हो रहा है। तो इसलिए ये फंड जो है, इसका अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा AUM है इन सब में, और ये लास्ट 1-1.5 साल में बढ़ा है जब से टैक्सेशन चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब ये ज़बरदस्त चीज़ हो गई, ठीक है ना, कि आपका सिर्फ 18.5%, तो रिस्क ऑब्वियसली कम है, सिर्फ क्योंकि वही इतना ही एक्चुअली प्योर इक्विटी एलोकेशन इतना है। बाकी सब एक तरह से आप डेट मान के चलो, ठीक है। 4% REITs में ये और है, तो ये थोड़ा सा और रिस्की है, बाकी सब डेट है एक्चुअली। यहाँ पे 33.5% इक्विटी है, तो थोड़ा हायर रिस्क है, राइट, ऑलमोस्ट डबल, मतलब ये तो डबल से ज़्यादा हो गया।
तो ये 33.5 है, ये 38.6 है। तो ये वाला नंबर ना, ये एक्चुअली इक्विटी एलोकेशन है, ये एक्चुअली इक्विटी रिस्क है, ठीक है। और ये है एक्चुअली आर्बिट्राज, ठीक है। ये है आपका डेट एक्चुअली प्योर, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ये वो है, ठीक है। ये बाकी म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने म्यूचुअल फंड यूनिट्स अब किस चीज़ के खरीदे हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स वगैरह के मोस्टली खरीदे होंगे इन्होंने, वो भी मुझे लगता है कि डेट ही होगा, क्योंकि ये इक्विटी फंड्स नहीं लिए होंगे इन्होंने, वो देख लेंगे अपन, बाकी बाद में पता चल जाएगा अपने को, ठीक है। तो इस तरह से ये है, बाकी ये कैश वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो लिक्विड वगैरह के एसेट्स पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बेसिकली इसमें 33 का इक्विटी है, इसमें 38 का इक्विटी, 32 है, इसमें 18% का इक्विटी है। तो आईसीआईसीआई प्रू तो लोवेस्ट रिस्क फंड है इन तीनों चारों में से। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी की बहुत अच्छी साइकिल देखी है लास्ट 1 ईयर में, तो इसका रिटर्न भी सबसे कम होना चाहिए आईसीआईसीआई प्रू का चारों में, वो देखेंगे अपन आगे, ठीक है। समझ गए अब आप कि कैसे टैक्सेशन चारों का इक्विटी की तरह है, क्योंकि 65% से, लेकिन एक्चुअली इक्विटी रिस्क आईसीआईसीआई में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा एसबीआई में है, और इन दोनों को ऑलमोस्ट बराबर है कोटक और इसका। तो कौन सा फंड लेना है ये सब चीज़ें चेक करके लो। ये नहीं है आईसीआईसीआई को हमने कोटक के या एसबीआई के साथ कंपेयर कर दिया, अरे आईसीआईसीआई तो अच्छा नहीं है, एसबीआई अच्छा है तो एसबीआई में ले लिया, ये गलत है, क्योंकि रिस्क ही अलग अलग है दोनों का। अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न्स की, ठीक है। तो रिटर्न्स की अगर जब हम बात करेंगे, तो जैसे मैंने बोला कि वो एक्सपेक्टेड ही है। लास्ट 1 ईयर 2023 में इसने सिर्फ 10% रिटर्न दिए हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इक्विटी का एलोकेशन ही कम है। इसने 15.5% जितने वो कोटक्स ने, इसने 17.5 दिए हैं, एसबीआई सबसे ज़्यादा एसबीआई में इक्विटी एलोकेशन है, ठीक है, और इसने 14% रिटर्न दिए हैं। कैटेगरी एवरेज 13.2, कैटेगरी में और भी इस तरह के फंड्स होंगे तो वो भी मिक्स होगा, वो भी आईसीआईसीआई की तरह भी कुछ फंड्स होंगे, तो एक्चुअली कैटेगरी एवरेज का बहुत ज़्यादा सेंस है नहीं फ्रैंकली, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। अब 2022 में क्योंकि जब मार्केट अच्छी नहीं की, तो डेट एलोकेशन जिसका ज़्यादा था उसने अच्छा किया, तो इसलिए सबसे अच्छा इसने किया, क्योंकि इक्विटी ने अच्छा नहीं किया था 2022 में, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा इक्विटी है वो सबसे खराब था। तो सारा गेम क्या है, इक्विटी एलोकेशन। तो जब इक्विटी एलोकेशन, जिसके पास इक्विटी ज़्यादा है, 2017 की ही कैटेगरी है, तो 2017 से ही रिटर्न देखें, उससे पहले का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे जब इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा है टिपिकली, ठीक है, तो आप देख लेंगे कि आईसीआईसीआई के फंड्स अच्छे कर, 2019 में भी इसने अच्छा किया, और 2000 जब इक्विटी एलोकेशन, जब इक्विटी अच्छा किया 2023 में या 2021 में, तो उसकी सबसे खराब परफॉर्मेंस थी आईसीआईसीआई की, क्योंकि सबसे कम ही इक्विटी एलोकेशन है। उसकी गलती नहीं है, उसका इक्विटी एलोकेशन कम है, वो सबसे खराब ही करेगा जब इक्विटी अच्छा करेगी। तो ये चीज़ समझनी है। तो इसलिए ये एक्चुअली आईसीआईसीआई का फंड इनके साथ कंपेरेबल ही नहीं है, रिटर्न्स वाइज कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, इन तीनों को ही कंपेयर करना चाहिए आपस में, ठीक है। तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, तो वो भी एसबीआई का सबसे ज़्यादा 5% ज़्यादा है बाकियों से, उसका भी डिफरेंस है। तो उस हिसाब से एसबीआई ने सबसे अच्छे रिटर्न्स इनके ओवरऑल दिए हैं। अगर हम कैलेंडर वाइज देखें तो 3 बार इसने सबको बीट किया है, कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क वगैरह सबको, ठीक है, और इसने 2 बार किया है और इसने 1 बार किया है। तो उस हिसाब से एसबीआई ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया अभी तक कैलेंडर वाइज देखें तो, ठीक है। अब हम ट्रेलिंग देखते हैं, तो सबने 10-10 साल नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर सबसे अच्छा एसबीआई, अगेन बिकॉज सबसे हाईएस्ट इक्विटी एलोकेशन है। 3 ईयर्स में कोटक ने अच्छा किया है, 5 ईयर्स में भी कोटक ने अच्छा किया है, और 7 ईयर्स में भी कोटक ने अच्छा किया है। तो उस हिसाब से कोटक, क्योंकि कोटक का जो एक रीसेंट परफॉर्मेंस, यहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, यहाँ पर तो लगातार 2 साल डिसेंट परफॉर्मेंस आने के बाद की वजह से लास्ट 2 साल में ट्रेलिंग रिटर्न जो होता है वो रीसेंसी बायस वाला रिटर्न होता है, जो रिसेंटली अच्छा परफॉर्म करता है उसके ज़्यादा रिटर्न अच्छे दिखते हैं। तो इसीलिए 2 साल अच्छा लगातार ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म करने के बाद की वजह से कोटक के ट्रेलिंग रिटर्न सबसे अच्छे दिख रहे हैं। और एसबीआई जो है लास्ट ईयर 1 ईयर अच्छा लिया, लेकिन 2022 खराब किया, तो इसलिए उससे कम अच्छे दिख रहे हैं। और इक्विटी सेविंग्स जो एचडीएफसी का है उसके भी रिटर्न जो है आसपास ही हैं, ज़्यादा बुरे नहीं हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फंड्स है जिसका परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। अगर आप एलोकेशन देखोगे इक्विटी के 30-30, 35-35% एलोकेशन के बाद अगर कोई फंड्स 7 ईयर्स में 9-10% का रिटर्न दे रहे हैं तो बुरा तो नहीं है, ठीक है। 10% का रिटर्न, 9-10% का रिटर्न दे रहे हैं विद जस्ट एलोकेशंस ऑफ 30-32% इक्विटी, राइट। तो कितना सिग्निफिकेंट लो रिस्क ले रहा है, 70% डेट है, ऑलमोस्ट 30-32% ही इक्विटी है, और आपको टैक्सेशन इक्विटी का मिल रहा है। उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन 9-10% की ही होनी चाहिए इनसे। तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन इस तरह के फंड से 9% के आसपास का ही होना चाहिए, इक्विटी सेविंग्स टाइप के फंड से, ठीक है। तो इस तरह का हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि भाई 1-2% ज़्यादा मिल जाए डेट एलोकेशन से। डेट 7% दे अगर हमें, 6.5 से 7, तो ये 9% के आसपास दे दे, तो वैसा ही एक्सपेक्टेशन हमारा बेसिकली इस कैटेगरी से होना चाहिए, और वही ये चीज़ दिखा रही है। अब हम थोड़ा होल्डिंग ट्रेंड देखते हैं,
कि क्या क्या इक्विटी होल्ड कर रहे हैं, कितने स्टॉक्स हैं, क्या है। तो आईसीआईसीआई का सबसे पहले देखते हैं। तो आईटीसी, अभी मोस्टली लार्ज कैप एलोकेशन दिखेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स ये कैटेगरी में मतलब ज़्यादा स्मॉल मिड कैप लेने का कोई सेंस नहीं है ना इनको क्यों लेना है फालतू का रिस्क, क्योंकि ये लोग ही वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, जिनको इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। तो हाइब्रिड फंड में लोग वही इन्वेस्ट करेंगे ना जिनको ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, तो वो फ्लेक्सी कैप फंड में डालेगा, स्मॉल मिड कैप में डालेगा, ठीक है। जिसको कम रिस्क चाहिए, थोड़ा डेट एलोकेशन ठीक ठाक चाहिए और इक्विटी टैक्सेशन भी चाहिए, उनके लिए ये कैटेगरी है। तो ये ज़्यादा स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन आपको रेयरली इसमें दिखेंगे। तो आप टॉप कंपनीज अगर आप देखेंगे तो इसमें से एक्चुअली एक भी स्मॉल एंड मिड कैप नहीं है आईसीआईसीआई के। तो सारे के सारे जो है लास्ट ब्लू चिप कंपनीज हैं, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी हिंदुस्तान लीवर हो गया। टोटल अगर कंपनीज देखें तो इसके बाद 46 कंपनीज हैं, फिर जस्ट 18% एलोकेशन। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई करके इन्होंने अच्छी खासी सब बड़ी बड़ी कंपनीज लेके और रखी हैं कि भाई ज़्यादा रिस्क अपन लेना ही नहीं है हमको, ठीक है। ऐसे कोटक का भी देखेंगे तो सेम यही चीज़ आपको मिलेगी। सबसे ज़्यादा एलोकेशन एचडीएफसी बैंक में है। अच्छा, जैसे बात हो रही है ना म्यूचुअल फंड में एलोकेशन लिया हुआ है कोटक ने, तो उन्होंने एक कोटक लिक्विड लिया है, कोटक मनी मार्केट लिया, राइट। तो बेसिकली वो जो यूनिट्स नहीं दिख रहे थे आपको, वैसे दिखा दूँ, हाँ। तो जैसे ये कोटक में 10.89% के म्यूचुअल फंड यूनिट्स थे, तो बेसिकली वो ये थे। तो कोटक लिक्विड और कोटक मनी, तो बेसिकली वो भी डेट एलोकेशन है। तो सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक है, फिर आईसीआईसीआई बैंक है, अदानी पोर्ट्स है, मारुति सुजुकी है। तो अगेन सब मेजरली अगर आप देखेंगे ऑल आर लार्ज कैप कंपनीज। और वो एक्सपेक्टेशन, इनके पास 90 स्टॉक है, वेरी डाइवर्सिफाइड। क्योंकि मैं जैसा बोल रहा हूँ, इनको रिस्क नहीं लेना, इनको इक्विटी एलोकेशन इस हिसाब से इक्विटी एलोकेशन पर्सपेक्टिव से लेना विद लो रिस्क, क्योंकि ये फालतू का रिस्क नहीं लेंगे। इनको ये थॉट नहीं है कि यार मेरे को ना भाई बेंचमार्क इक्विटी बेंचमार्क मीट करना है, इनको ये है कि इक्विटी एलोकेशन चाहिए भाई, ठीक है। लोगों को थोड़ा बहुत इक्विटी एलोकेशन चाहिए, उस थॉट प्रोसेस से ये फंड्स बने हैं। तो एसबीआई का अगर हम देखें तो सेम ही चीज़ आपको एसबीआई में मिलेगी, सेम अगेन एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई, कोटक, अदानी, लार्सन एंड टूब्रो, इंडस्टार्स, जी। तो थोड़े से दो कंपनीज अगर हम देखें तो थोड़ी छोटी हैं, बट एसबीआई, वर्लपूल भी छोटी छोटी कंपनी है, आई थिंक स्मॉल कैप है। तो कुछ इसमें छोटे कंपनीज भी हैं, बट अगेन इनके पास 100 स्टॉक्स हैं, ठीक है। 38% इनका इक्विटी एलोकेशन है, 100 स्टॉक्स हैं। तो वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड अगेन स्टॉक इन्होंने एलोकेशंस रखे हैं। एचडीएफसी भी वैसा ही देखेंगे आप, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, टाइटन, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, अदानी पोर्ट्स, लार्सन ट्यूब्रो, टाटा मोटर्स एंड भारतीय एयरटेल। तो इस तरह से आपका इनके पास भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड 64 स्टॉक्स हैं। तो वेरी डाइवर्सिफाइड दे कीप, मतलब ये टिपिकली ये थॉट प्रोसेस है कि भाई अच्छे खासा बड़ा बहुत सारे लो, ज़्यादा रिस्क मत लो किसी भी स्टॉक के साथ। और इक्विटी एलोकेशन इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें 33-35 जो भी रखना है उस हिसाब से मेंटेन करना है। एक ये भी पढ़ रहा था तो आपके सामने ही देख रहा है, इंटरेस्टिंग ये कि चारों कंपनीज के पास अदानी पोर्ट्स है, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि एचडीएफसी के पास भी अदानी पोर्ट्स है, एसबीआई के पास भी अदानी पोर्ट्स है, कोटक के पास भी अदानी पोर्ट्स है, और आईसीआईसीआई के पास भी। वेरी स्ट्रेंज कि टॉप 10 कंपनीज में चारों के पास अदानी पोर्ट्स है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, राइट। बाकी ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी शायद चारों के पास है, एचडीएफसी बैंक भी है, बट वो तो एक्सपेक्टेड ही रहता है। बट अदानी पोर्ट चारों के पास है, वेरी मतलब ये कम दिखता है कि अदानी की कोई कंपनी 4 म्यूचुअल फंड्स के पास हो, चारों के चारों मतलब इक्विटी सेविंग्स में। बट ये एक ट्रिविया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे लार्ज कैप बेसिकली एलोकेशन है, वेरी डाइवर्सिफाइड इक्विटी एलोकेशन। तो इस तरह से ये बेसिकली फंड्स चलते हैं। और सेक्टर एलोकेशन भी अगर हम देखेंगे तो मेजरली बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स जो रिस्क कम ले बैंक्स हैं, जैसे हमने देखा कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, यही 3 एलोकेशन आपको ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। अगेन आईटी, राइट, फार्मा, क्रूड ऑयल, मतलब रिलायंस, बेसिकली क्रूड ऑयल का मतलब ये है, रिलायंस है, लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। तो इस तरह के सब सेक्टर जो है हमारे सब अच्छा अलग अलग एलोकेशंस वाले सेक्टर्स हैं यहाँ पे। एफएमसीजी में अच्छा खासा एलोकेशन आईसीआईसीआई का। तो इस तरह से काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनके एलोकेशंस भी हैं। अब हम डेट की रेटिंग्स की बात करते हैं। तो बेसिकली भाई डेट एलोकेशन जो है, अब इक्विटी का देख लिया हमने, ठीक है। तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड है, रिस्क कम है, लार्ज कैप है, समझ लिया। बट डेट में तो रिस्क नहीं लिया हुआ, ऐसा तो नहीं है कि भाई खतरनाक क्रेडिट रिस्क वगैरह डेट में लिया है, तो वो भी देखना जरूरी है, राइट। जब हम इक्विटी सेविंग्स की स्पेशली बात कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा खासा डेट एलोकेशन है, तो उसमें भी जरूरी है कि वहाँ तो अननेसेसरी रिस्क किसी फंड ने नहीं लिया, तो वो भी देख लेते हैं। पहले आईसीआईसीआई देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई में अगर हम देखेंगे तो मेजरली सोवरन में है, 12-13% आउट ऑफ जो भी उनका एलोकेशन है, तो 12-13% तो सोवरन में है, और 2-3% डबल ए में है। तो डबल ए में थोड़ा सा ही एलोकेशन है, जो थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। ट्रिपल ए और सोवरन तो कम, बिल्कुल कम रिस्क है, डबल ए थोड़ा ज़्यादा रिस्क, कोई उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम एसबीआई में देखें तो एसबीआई में डबल ए थोड़ा ज़्यादा है, तो एसबीआई में थोड़ा हायर रिस्क डेट में लिया हुआ है। अगर हम बाकी सोवरन और ये जो है ये 8-8% के आसपास है। तो एसबीआई अगर हम डेट वाइज देखें थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रखा है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी इक्विटी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर सोवरन सबसे ज़्यादा है, और डबल ए और ट्रिपल ए जो हैं वो ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो थोड़ा कम रिस्क। और कोटक में तो डबल ए है ही नहीं, तो सबसे लोवेस्ट रिस्क इज कोटक, सेकंड आई थिंक इज आईसीआईसीआई, थर्ड आई थिंक इज एचडीएफसी, एंड फोर्थ
फ्रॉम क्रेडिट रिस्क पर्सपेक्टिव थोड़ा SBI में ज़्यादा है, बट अगेन ऐसे बहुत ज़बरदस्त नहीं है। AA इज़ ऑल्सो गुड पेपर्स, ठीक है, ऐसा नहीं है A लिया है A-B ऐसा कोई फंड नहीं लिया, तो काफ़ी रिस्क कम है एज सच सभी में, बट कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क SBI ने ज़्यादा लिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर हम बात करें फ्रॉम क्रेडिट रिस्क, अब डेट में दो रिस्क होते हैं, क्रेडिट और ड्यूरेशन रिस्क। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं, एवरेज मैच्योरिटी। तो एवरेज मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा है एक ICICI की, तो इन्होंने सबसे हाईएस्ट ड्यूरेशन रिस्क लिया है। एवरेज जो कैटेगरी की है वो 3.44 ईयर्स के पेपर्स लेते हैं एवरेज मैच्योरिटी के, ये ज़्यादा लेते हैं, ये 5 साल के लेते हैं, ये सिर्फ 1 साल का लेता है, तो इसका अगेन सबसे कम रिस्क है कोटक का। SBI 6-7 का ले रहा है, ये हाईएस्ट रिस्क ले रहा है, ठीक है, और ये जो है ये बराबर इक्विटी हाइब्रिड सबसे, तो अगेन यहाँ पर क्या है, लोवेस्ट कोटक, अगेन कोटक सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, सेकेंड यहाँ हाइब्रिड है HDFC है, थर्ड ICICI है, राइट, और फोर्थ अगेन SBI। तो SBI ने दोनों में ड्यूरेशन वाइज एंड क्रेडिट रिस्क वाइज थोड़ा अगेन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क नहीं है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क एज कम्पेयर टू नेक्स्ट 4 लास्ट अदर 3 ज़्यादा है, और कोटक का दोनों में सबसे कम है रिस्क। YTM उस हिसाब से देखें तो YTM ऑफ कोर्स अब ज़्यादा रिस्क जिसने लिया है उसको ज़्यादा YTMs होंगे, मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी उसका ज़्यादा होगा। तो ICICI के अगर हम रिस्क देखें, राइट, तो ये YTM काफ़ी कैटेगरी एवरेज के पास है, कोटक का भी कैटेगरी एवरेज के पास है, HDFC का भी, क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा नहीं है, बट SBI ने थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, तो YTM उनके एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा क्रेडिट रिस्क भी ज़्यादा लिया हुआ है, ड्यूरेशन रिस्क भी ज़्यादा लिया हुआ है, तो इसलिए उनके जो रेटिंग्स, मतलब उनके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लिया हुआ है SBI ने एज़ कम्पेयर टू ऑल 3। रेस्ट ऑल द 3 आर शोइंग कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत ही क्लोज हैं वो एवरेज के। ओवरऑल रिस्क पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, राइट, कैटेगरी एवरेज से अगर हम डिटेल में बात करें, तो ICICI प्रू जो है वो बहुत कम रिस्क है कैटेगरी एवरेज से। रीज़न बिकॉज इक्विटी एलोकेशन ही कम है, 18% का इक्विटी एलोकेशन है, तो एक्सपेक्टेड ही है कि सबसे कम रिस्क होगा, ठीक है, और अल्फा अच्छा जनरेट किया हुआ है। अल्फा आप कहोगे यार अल्फा रिटर्न तो कम है नहीं, अल्फा जो होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है, तो रिस्क के बेसिस पे रिटर्न कैसे हैं वो कैटेगरी एवरेज से अच्छे हैं। रिस्क जितना लिया है उसके बेसिस पे, तो रिस्क ही इतना कम लिया हुआ है और उसके हिसाब से रिटर्न ठीक ठाक है कि 18% ही तो है ना, आधा एक इक्विटी एलोकेशन है, रिटर्न ठीक है, तो इसीलिए रिस्क पर्सपेक्टिव से अल्फा जनरेट किया है ICICI ने, ठीक है। अगर हम कोटक में जाएं तो कोटक का भी रिस्क कम है कैटेगरी एवरेज से, बट ऑब्वियसली ICICI से ज़्यादा, ICICI तो 0.15 पे आसपास है बीटा ठीक है, इसका जो है वो 0.5 के आसपास है, बट इसने भी अल्फा जनरेट किया है ICICI ने, स्पेशली लास्ट 1-1.5 साल में अच्छा लगातार इन्होंने अल्फा जनरेट किया है, कोटक ने भी, तो कोटक एक अच्छा फंड है डेफिनेटली, और रिस्क भी इसका कम है। SBI थोड़ा बराबर सा है रिस्क वाइज, पहले ज़्यादा था एक्चुअली, इसने थोड़ा कम किया है अपना रिस्क, अब इक्विटी में भी कम किया, डेट में भी थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है, इक्विटी में हो सकता है थोड़ा कम किया हो, ठीक है, तो इक्विटी ऑब्वियसली इनका इक्विटी एलोकेशन भी ज़्यादा है, 38% है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड है कि SBI ओवरऑल चारों में सबसे रिस्किएस्ट फंड है, ठीक है, बट और रिटर्न भी अच्छे दे रहा है ऑफ कोर्स, तो बट थोड़ा हायर रिस्क है, डेट में भी और इक्विटी भी हायर एलोकेशन है, तो चारों जब ले रहे हो तो, बट अल्फा भी आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली अच्छा खासा अल्फा ठीक ठाक अल्फा इसने जनरेट किया, ठीक है। HDFC ने बीटा वाइज सबसे ज़्यादा रिस्क लिया है, ऑब्वियसली इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते होंगे वो, ठीक है, तो इसीलिए HDFC का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, और अल्फा भी अगर हम बात करें तो अल्फा इन्होंने भी अच्छा खासा जनरेट किया, तो चारों फंड्स अगर हम देखें तो चारों फंड्स ने अच्छा अल्फा जनरेट किया है। रिस्क वाइज सबसे कम ऑफ कोर्स ICICI है, ठीक है, और कोटक जो है रिस्क वर्सेस अल्फा की बात करें तो, और रिटर्न्स के बारे में बात करें और रिस्क के बारे में बात करें तो सबसे अच्छा फंड जो इन सब में से लग रहा है वो क्लियरली कोटक दिख रहा है, राइट, तो वो सारी चीज़ें हमें समझनी है कि कोटक जो है वो रिस्क भी कम ले रहा है, 32-33% का इक्विटी एलोकेशन है, राइट, आपको इक्विटी टैक्सेशन दे रहा है, और मेरे को लग रहा है कि अल्फा भी ठीक ठाक जनरेट कर रहा है, तो उस हिसाब से सबसे अच्छा जो इन सब में एटलीस्ट फंड लग रहा है जो डायरेक्टली इन कंपैरिजन में वो कोटक लग रहा है, बट अगेन SBI थोड़ा ज़्यादा, अगर आप हायर रिस्क लेना चाहते हैं तो SBI अच्छा है, राइट, और अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाह रहे हैं और आप एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड टाइप में जा रहे हैं तो ICICI इक्विटी सेविंग्स है। तो ICICI क्यों नहीं करता 35%, बिकॉज उनका ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है ना, वो इक्विटी सेविंग की तरह चलता है, इसलिए एक्चुअली यहाँ पे इवन दो वो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी में है, बट वो बेटर कंपैरिजन है इस कैटेगरी में उसका, क्योंकि टिपिकली ये कैटेगरी में जो फंड्स होते हैं वो 30-40% इक्विटी एलोकेशन लेते हैं टिपिकली, राइट, बट अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, सो दैट्स व्हाई ICICI इज टेकिंग 8 एंड अदर्स आर टेकिंग बिटवीन 30 and 40, तो इस तरह से है, क्योंकि ICICI का ऑलरेडी एक फंड है इस 30-40 में जो कि बैलेंस एडवांटेज है, इसलिए उन्होंने
वो किया है। दैट इज़ ऑल। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्लियर समझ आया ये फंड कैटेगरी कैसे है। तो इसलिए ये तो 4 फंड्स ही बताए मैंने, और भी कोई फंड आप एनालिसिस कर रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स को समझें, ठीक है, और रिस्क को समझें उसके, और अकॉर्डिंगली ये सारे कॉल्स लें। तो ये फंडोमीटर पे ये सारे जो चार्ट्स हैं, ये सब जो मैंने हिस्टोरिकली चार्ट्स दिखा रहा हूँ, ये आपको सब फंडोमीटर में मिलते हैं, और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइजेस पे आप बहुत अच्छे से म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल। हैव ए ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।